हाँ, तो भैया अपने पढ़ रहे हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पिछले दिन मैंने काफी एग्जांपल दिए। तो पिछले दिन जब अपने क्लास खत्म किए तो मैंने बहुत सारा एग्जांपल दिया कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे होता है और उससे हमारे को क्या फर्क पड़ता है। तो अपने उसी एस्पेक्ट को लेकर के चलते हैं, और उसी एस्पेक्ट को लेकर के अगर पे चले तो से समथिंग लाइक दिस। पहले तो हेडिंग डाल दें। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर अपने इसको देखना स्टार्ट करें तो यहाँ पे जो वर्किंग फॉर्मूला जो मैं लूंगा उसको थोड़ा ध्यान से देख लें। तो अपने सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर में पहला वर्किंग फॉर्मूला ये लिखे थे, दैट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास is written as m1 r1 vector plus m2 r2 vector और जाते जाते mn rn वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 से लेके mn। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बहुत ध्यान से सुनना भाई। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं यहाँ पे एक स्टेप गायब कर दूंगा, मैं बता दे रहा हूँ कि क्या स्टेप है। तो जैसे मैं लिखता डी आर बाई डी टी, तो m1 तो बाहर आया था, फिर आता डी आर वन बाई डी टी, फिर m2 बाहर आया था, आता डी आर टू बाई डी टी, mn बाहर आया था डी आर एन बाई डी टी। अरे टोटल मास एज इट इज पड़ा रहता है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो अपने स्पेयर कर दो। तो अगर ऐसा अगर अपने करते हैं तो लिख दे क्या, वो स्टेप लिख देते हैं। चलो एक काम करते हैं। तो मैं लिखता हूँ डेरिवेटिव ऑफ आर सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू डी टी इज इक्वल टू m1 डी आर वन बाई डी टी प्लस m2 डी आर टू बाई डी टी mn डी आर एन बाई डी टी, एंड देन वी हैव डिवाइडेड बाई द टोटल मास, यानी कि m1 प्लस m2 mn तक। तो जब अपने डी आर एन बाई डी टी लिखते हैं तो अपने बोल देते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास is equal to m1 v1 vector, m2 v2 vector, mn vn vector डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो मैं लिख देता हूँ m टोटल। तो यहाँ पे मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि m टोटल को इधर ले आए तो ये हो जाएगा m टोटल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ऐसा। ये भी ठीक बात है, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो वी से मोमेंटम। तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, अगर सिस्टम में अगर n डिस्टिंक्ट मासेस है, तो ऐसा अगर n अलग अलग डिस्टिंक्ट मासेस है तो उन सब का मोमेंटम अगर अपने ऐड अगर करते हैं तो वो बन जाता है टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जब भी अपने ऐसा लिखते थे कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू mv, तो अपने यही लिखते भी थे। ये बिना जाने भी अपने यही लिखते थे, ये बिना जाने भी अपने यही लिखते थे कि भाई टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये हमारा पहला एस्पेक्ट आ गया। तो जब अपने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तो ये जो एस्पेक्ट है इसके ऊपर अपने सबसे पहले डील करेंगे कि जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम यानी कि P टोटल ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू एम टी वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ऐसा। ये हो गया पहला बात।
अगले मुद्दे में चलते हैं। तो अगले मुद्दे में चलें तो जैसे मान लो कि मैं ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देता हूँ, जो ब्लू वाला एक्सप्रेशन है उसको, तुम चाहो तो इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, बात वही है। इफ आई राइट अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कंटिन्यूएशन है ना, एक कंटिन्यूएशन है। वी आर राइटिंग अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर फिर से अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो इस बार आ जाता है m टोटल बाहर, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू dt is equal to m1 derivative of v1 with respect to dt, m2 derivative of v2 with respect to dt, mn derivative of vn with respect to dt। तो ये कुछ ऐसा आ जाए। वहां पे p टोटल था, तो यहाँ पे अपने शायद ऐसा भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ p टोटल with respect to dt। Now the rate of change of momentum, जिसको अपने dv by dt बोलते हैं, उसको अपने बोलते हैं फोर्स। ये आ भी तो वही रहा है, ये एक्सप्रेशन जो है वो आ क्या, ये आ भी वही रहा है, m टोटल एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास is equal to m1 a1 vector m2 a2 vector mn an vector। तो ये आ भी क्या रहा है, ये आ भी रहा है कि f net is equal to m total center of mass is equal to individual sum of all the vector sum of all the forces acting on the system। तो अपने जो करते थे कि f net equal to ma, तो वो f net equal to total mass into acceleration of center of mass होता क्या, ये f net का मतलब ही तो ये हो गया ना कि f1 plus f2 fn, तो vector sum of all the forces acting on the system is equal to total mass of the system into velocity of center of mass, into velocity of center of mass। तो ये ऐसा बात आ गया। तो नोट किया जाए यहाँ तक दोनों पेज को। तो अब जैसे यहाँ पे मैं कुछ कुछ बात ऐड करा देता हूँ। तो एक पहला बात अपने लिखते हैं कि अगर नेट फोर्स सिस्टम पे नहीं लगता है तो क्या होगा। मैं बोलता हूँ अगर नेट फोर्स सिस्टम पे नहीं लगता है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर जीरो है और अगर सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है तो इसका मतलब सिस्टम मस्ट नॉट मूव एज सच, दैट इज द नेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मस्ट बी जीरो। मतलब ये हो गया कि आपस में संभव है कि एक मास दूसरा मास एक दूसरे का मोशन में पार्ट ले, लेकिन सेंटर ऑफ मास अपने जगह से नहीं मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस। तो ये बात एक बार पहले लिखा जाए, नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। if there is no external force involved, if there is no external force involved, then the acceleration of center of mass will be zero, then the acceleration of center of mass will be zero। then the acceleration of center of mass will be zero। if the system was initially at rest, then it will not acquire motion, then it will not acquire motion, and we can say that, and we can say that the displacement of center of mass will be zero, and we can say that the displacement of center of mass will be zero, the displacement of center of mass will be zero।